एक ऐसी दुनिया जहाँ हर किसी के पास एक मैजिक स्टार है, लेकिन वहीं पे फेमसा का जन्म होता है बिना किसी मैजिक स्टार के। जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो वो उसे अपने घर से निकाल देते हैं। यहाँ तक कि विलेजर्स भी उससे नफरत करने लगते हैं। तो फेमसा अपनी जान बचाने के लिए गांव से चली जाती है और जंगल में भटकने के दौरान उसे एक स्लाइम मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो कार्विंग का काम कर रहा होता है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो वो जल्दी से घर की तरफ जाता है और देखता है कि उसको एक बेटी हुई है। तभी उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम इसका क्या नाम रखोगे, तो वो कहता है कि फेमसा। कुछ साल बाद फेमसा बड़ी हो जाती है। उनके फादर नया घर बना रहे होते हैं। फेमसा वहाँ जाकर उनसे कहती है कि कुछ खा लीजिए और पूरा परिवार मिलकर खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त फेमसा के गले में एक ब्रेड का टुकड़ा अटक जाता है तो उसके फादर अपनी मैजिक से पानी क्रिएट करके उसको पिला देते हैं। उसका बड़ा भाई कहता है कि आराम से खाया करो वरना फिर से अटक जाएगा। फेमसा कहती है मुझे ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि अब मैं बड़ी हो रही हूँ। रात को घर पे फेमसा अपनी माँ के घर के कामों में मदद कर रही होती है। तभी उसका भाई उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें मैजिक सीख लेना चाहिए, फिर काम आसान हो जाएगा। तो उसकी माँ उसे डिफेंड करते हुए बोलती है कि मेरी बेटी खुद से सीख लेगी। फिर फेमसा का 5th बर्थडे आता है। विलेज की फ्यूचर टेलर लूबा उसके घर आती है और उसको एक गुड लक चार्म देती है। लूबा को पहले से पता था कि फेमसा को अपने पिछले जन्म की यादें याद है। लूबा उससे कहती है कि किसी को भी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मत बताना वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। फेमसा वादा करती है कि वो किसी से नहीं कहेगी। बर्थडे के दिन चर्च में फादर फेमसा से कहते हैं कि वो होली वाटर को टच करे। जब वो टच करती है तो एक बबल निकलता है जिसमें लिखा होता है कि फेमसा के पास टेमर स्किल है जो उसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन जब फादर चेक करते हैं कि फेमसा के पास कितने मैजिक स्टार हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके पास एक भी मैजिक स्टार नहीं है। ये सुनकर फादर गुस्से में आ जाते हैं और उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी यूजलेस है, इसके पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है और तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। इसके बाद हमें फेमसा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फादर शराब पीने लगते हैं। वो गुस्से में फेमसा पर चिल्लाने लगते हैं और उसके फेवरेट टॉय तोड़ देते हैं जो उन्होंने अपने खुद के हाथों से बनाए थे। तभी फेमसा की माँ रोते हुए कहती है कि तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारी बेटी ही नहीं है। लेकिन फेमसा का बड़ा भाई उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है। फेमसा अपनी बड़ी बहन से मदद मांगती है लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे गुस्से से देखने लगती है और फिर फेमसा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। गांव में सबको पता चल जाता है कि उसके पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है, इसलिए सब उसे ऐसे देखने लगते हैं जैसे उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। गांव के बच्चे उस पर पत्थर मारने लगते हैं जिससे उसके सर से खून बहने लगता है। फेमसा भागने लगती है लेकिन विलेजर्स उसे घेर लेते हैं। कोई भी रास्ता न देखकर वो जंगल की तरफ भाग जाती है। जंगल में भटकने के बाद उसे एक छोटा सा केव मिलता है। ठंड लगने पर वो फायर मैजिक का यूज़ करने की कोशिश करती है लेकिन वो फेल हो जाती है। धीरे धीरे उसका विजन ब्लर होने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब फेमसा की आंख खुलती है तो उसके पास लूबा होती है। लूबा कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। वो उसे सूप देती है और एक मैजिक बैग और कुछ बुक्स भी देती है। लूबा उसका ध्यान रखने लगती है। वो उसे पढ़ना लिखना और इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना सिखाती है। लेकिन एक दिन जब लूबा घर वापस नहीं आती है तो फेमसा को फिक्र होने लगती है, इसलिए वो विलेज में चुपके से जाती है ये पता करने के लिए कि आखिर लूबा को क्या हो गया है। फेमसा का दिल टूट जाता है जब उसको ये पता चलता है कि लूबा अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं उसके फादर विलेज के चीफ को बोलते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी की जान ले लेनी चाहिए क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है। इतना सुनते ही फेमसा अंदर से टूट जाती है और उसको लगने लगता है कि कहीं उसके फादर ने ही तो लूबा की जान नहीं ली होगी और वो अब उसकी भी जान लेना चाहते हैं। इसके बाद विलेज का चीफ सभी विलेजर्स को बोलता है कि फेमसा के पीछे जाओ क्योंकि उसने ही लूबा की जान ली है। ये सुनते ही सभी विलेजर्स गुस्सा हो जाते हैं और फेमसा को ढूंढने लगते हैं। फेमसा लगातार भाग रही होती है क्योंकि उसको पता होता है अगर वो यहाँ पे एक बार पकड़ी गई तो उसकी जान नहीं बचेगी। वो लगातार भागते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है जहाँ पे वो सेफ फील करती है। वहाँ पे वो कुछ ट्रैप्स लगा देती है ताकि अगर कोई भी आए तो उसको पता लग जाए। फिर वो अपने मैजिक बैग को बाहर निकाल लेती है और उसके अंदर जितने भी बर्तन या कपड़े होते हैं वो सब उसमें रख लेती है। साथ ही साथ कुछ मेडिसिन भी रख लेती है और डिसाइड करती है कि वहाँ से भाग जाएगी। और यहीं से अब फेमसा की असली स्ट्रगल स्टार्ट होती है। अगले दिन वो एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ पर सारा कूड़ा कचरा होता है। वहीं उस कूड़े कचरे के बीच फेमसा को एक हथियार मिलता है, लेकिन वो हथियार बहुत ही ऊपर उड़ने लगता है। फेमसा उसको खींच रही होती है, इसकी वजह से काफ़ी सारे हथियार नीचे गिर जाते हैं। वो बहुत ही खुश होती है क्योंकि इस वजह से उसको काफ़ी सारे कपड़े, मैजिक पोशंस और एक मैप मिल जाता है।
तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो अपने स्लाइम्स को बोलता है कि इन कचरों को खा जाओ और सबको ख़त्म कर दो। फेमसा डर के मारे भाग जाती है। उसको ये पता चलता है कि उसके ऊपर एक बोंटी रखी गई है कि जो भी उसको विलेज में जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसको एक मुँह मांगी कीमत मिलेगी। रात होने पर वो एक पेड़ के नीचे सो जाती है। अगले दिन जब वो कहीं जा रही होती है तभी पानी के अंदर से काफ़ी सारे स्लाइम्स उसके पास आने लगते हैं। वो लगातार भागने लगती है लेकिन स्लाइम उनका पीछा करते हैं। तभी फेमसा भागते भागते एक हिल से नीचे गिर जाती है और गिरने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वो अपने हीलिंग पोशंस का यूज़ करके उस चोट को भर लेती है। जब वो उठती है तो उसको एक बहुत ही खूबसूरत लेक दिखाई देती है। वो डिसाइड करती है कि वो वहाँ पर नहाएगी। पानी के अंदर नहाते टाइम वो सोचती है कि वो लोगों से डर कर नहीं भागेगी बल्कि अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करेगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। वो एक नाइफ उठाती है और अपने बालों को लड़कों की तरह काट लेती है ताकि उसको कोई भी पहचान ना सके। फिर अपने मैजिक बैग से लड़कों के कपड़े निकालती है और पहन लेती है। अब उसको एक नया नाम भी चाहिए होता है तो अपना नाम आईवी रख लेती है। अगले दिन जब वो अपना सफ़र स्टार्ट करती है तभी उसको कुछ आवाज़ आने लगती है। वो घास में देखती है कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही होती है। तभी उसका ध्यान एक स्लाइम पर जाता है। वो अपनी मैजिक बुक के अंदर उस स्लाइम के बारे में पढ़ती है। वहाँ लिखा होता है कि उस स्लाइम का कोई भी नाम नहीं होता और वो अपनी प्रजाति में सबसे कमज़ोर स्लाइम होते हैं। वो स्लाइम से बोलती है कि तुम मेरी तरह हो, मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ और मुझे भी लोगों से डर लगता है। वो डिसाइड करती है कि उस स्लाइम को एक नाम देगी लेकिन तभी वहाँ हवा चलने लगती है और स्लाइम उड़ता हुआ दूर चला जाता है। वो देखती है कि स्लाइम इतना कमज़ोर है कि हवा से भी मर सकता है। फिर जब वो बुक पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि उस स्लाइम का लाइफ स्पैन 1 दिन का होता है। तभी एक और हवा का झोंका आता है और उस स्लाइम उड़ने लगता है। आईवी उसको बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है लेकिन आगे एक लेक होती है और अगर वो उस लेक में गिर जाएगा तो वो मारा जाएगा। आईवी उसे बचा लेती है और बोलती है कि अब से मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन जितनी भी है हम दोनों साथ रहेंगे। उस रात आईवी लगातार स्लाइम पर नज़र रखती है। उसको डर होता है कि अगर वो सो गई तो स्लाइम को कुछ हो गया तो वो खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी। उस रात उस स्लाइम को अपनी पूरी कहानी शेयर करती है कि कैसे उसकी फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया और उसके अंदर अभी भी उसके पुरानी लाइफ की यादें भी है। बात करते करते आईवी सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसको लगता है कि स्लाइम अब उसके साथ नहीं है। वो दुखी हो जाती है और रोने लगती है लेकिन तभी वो अपना मैप निकालती है और देखती है कि उसके अंदर स्लाइम छुप कर बैठा हुआ था। उसको देखते ही आईवी खुश हो जाती है और उसको लगता है कि शायद बुक की कुछ बातें सही नहीं है। फिर वो और पढ़ाई करती है स्लाइम के बारे में ताकि उसको ट्रेन कर सके। बुक के अंदर लिखा होता है कि स्लाइम को एक नाम देना ज़रूरी है। आईवी सबसे पहले स्लाइम को टच करती है जिससे स्लाइम चमकने लगता है। वो उसका नाम सोरा रखती है। नाम मिलते स्लाइम का सर चमकने लगता है और उस पर एक डिज़ाइन बन जाता है। आईवी समझ जाती है कि उसका और सोरा का एक बॉन्ड बन चुका है। उसके बाद आईवी एक ट्रैप लगाती है और उसमें एक चूहा पकड़ लेती है और उसके स्किन को अलग करके उसके टुकड़े बनाकर एक लिफ्ट में डालकर अपने बैग में रख लेती है और सोरा को बोलती है कि आज रात को कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। फिर वो मैप के अंदर कैपिटल सिटी ढूंढने लगती है लेकिन कैपिटल उसमें दिखता ही नहीं है। तो वो डिसाइड करती है कि उस विलेज में घूमकर एक अच्छा सा मैप ढूंढेगी ताकि उस वर्ल्ड को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। तभी उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो डर जाती है कि सोरा को कुछ हो ना जाए। वो तुरंत अपने बैग में सोरा को डाल लेती है और एक पेड़ पर चढ़ जाती है और नीचे देखती है वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हैं। ये चींटियाँ नॉर्मल चींटियों से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये किसी इंसान को भी मार सकती है। चींटियों के चले जाने के बाद आईवी नीचे उतरती है और जब सोरा को बैग से बाहर निकालती है तो उसको लगता है कि सोरा का वेट बढ़ गया है लेकिन तभी वो देखती है कि उसके चेहरे पे एक कट लग गया है। फिर अपना मैजिक पोशन का इस्तेमाल करती है और उसको हील करने के लिए लेकिन सभी पोशंस ख़त्म हो जाते हैं। आईवी डिसाइड करती है कि उसे जल्द से जल्द पास के विलेज में जाना होगा। जब वो विलेज जा रही होती है तो वो देखते हैं कि पेड़ के ऊपर उसके काफ़ी सारे पोस्टर लगे होते हैं और उन पर बाउंटी भी रखी गई है। ये देखकर आईवी को गुस्सा आ जाता है और वो लगातार पोस्टर्स को फाड़ने लगती है। फिर आईवी एक विलेज में पहुंचती है और वहाँ पर आते ही एक चीज़ देखती है कि लोग हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सोचती है कि उसे अपना मीट बेच देना चाहिए जिससे उसे कुछ कॉइन मिल जाएंगे और उसे कुछ खाने को मिल जाएगा लेकिन उसे ये भी डर रहता है कि उसकी अगर रियल आइडेंटिटी रिवील होगी तो वो मारी जाएगी। इसलिए वो चुपचाप से शॉप के पास से जा रही होती है लेकिन एक आदमी उसे रोक लेता है और बोलता है कि क्या गड़बड़ है, तुम यहाँ पर क्यों आई थी और एक अचानक से जा क्यों रही हो। तो वो बोलती है कि वो यहाँ मीट बेचने आई थी और फिर वो अपना सारा मीट उसे दे देती है और उस शॉप का ओनर बोलता है कि ये मीट फ्रेश है, इसके बदले में मैं तुम्हें काफ़ी सारे पैसे दे सकता हूँ।
पैसे मिल जाने के बाद आईवी एक बेकरी शॉप पर जाती है और अपने लिए कुछ ब्रेड्स ले लेती है। वो ब्रेड लेकर बहुत खुश होती है क्योंकि आखिरकार वो पहली बार कुछ अच्छा खा पाएगी। वो ब्रेड को 2 टुकड़ों में बांट देती है, एक टुकड़ा अपने लिए और एक दूसरा टुकड़ा स्लाइम के लिए। लेकिन सोरा यहाँ पर ब्रेड को नहीं खाता है और उसे सिर्फ देखता रहता है। एक दिन आईवी फिर से मीट इकट्ठा करने के लिए जा रही होती है। तभी वो वहाँ देखती है कि बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा होता है। वो वहाँ सोरा के साथ जाती है और उसे वहाँ पर काफी सारे हीलिंग पोशन मिलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर एक्सपायर हो चुके होते हैं। जब वो ब्लू पोशंस को अलग कर रही होती है तब अचानक से सोरा उन ब्लू पोशंस को ऑब्जर्व कर लेता है। जब आईवी उसे रेड पोशन देती है तो उसे सोरा ऑब्जर्व करने से मना कर देता है। फिर आईवी वापस से मीट बेचने के लिए चली जाती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उससे वो बेकरी शॉप में जाकर फिर से कुछ ब्रेड्स ले लेती है। वो खुद ब्रेड खाती है और सोरा को ब्लू पोशन ऑब्जर्व करने के लिए देती है। एक दिन जब वो विलेज में घूम रही होती है तब उसको कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसी की तलाश में होते हैं। ये देखकर आईवी पहली बार तो डर जाती है। फिर वो देखती है कि हर विलेज की शॉप पर उसके पोस्टर लगे हुए हैं। ये देखते ही वो वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पर बैठ जाती है। फिर वो सोरा से बात करने लगती है कि क्या इस दुनिया में कोई भी जगह ऐसी है जहाँ आराम से रह सकूँ। अगले दिन आईवी डिसाइड करती है कि उससे विलेज से कहीं दूर जाना होगा क्योंकि उसके पोस्टर यहाँ पर लग चुके हैं। लेकिन रास्ते में 2 अलग अलग रास्ते होते हैं और उसको समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता लेना चाहिए। आईवी मैप की तरफ देखती है लेकिन मैप भी उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो वो सोरा की तरफ देखती है जो भूखा होता है। आईवी बोलती है कि हाँ मुझे भी भूख लगी है। तभी आईवी को एक लेक दिखाई देती है और उस लेक के पास एक पेड़ होता है जिस पर काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं। आईवी सोरा से बोलती है कि जाकर फ्रूट्स खा लो, लेकिन सोरा यहाँ पर डर रहा होता है। फिर आईवी को समझ आता है कि एक्चुअल में कोई पेड़ नहीं, एक मॉन्स्टर है जो पेड़ का शेप लेकर वहाँ बैठा है और वहाँ आने वाले हर लोगों को मार रहा है। आईवी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो एक सेफ जगह पहुँच जाती है लेकिन उसके हाथ पर चोट लग जाती है। तभी वो देखती है कि सोरा उसके हाथ पर आकर उसका ब्लड चूस रहा है। उसे लगता है कि सोरा कहीं उसे खाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, क्योंकि स्लाइम किसी भी चीज़ को खा सकते हैं और ह्यूमन बॉडी से निकली हुई चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आईवी वहीं पे बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे समझ आता है कि सोरा उसे खाने की कोशिश नहीं कर रहा था बल्कि उसको हील कर रहा था। आईवी बोलती है कि अगर सोरा यहाँ पे मेरी जान भी ले लेता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। सोरा उसका हाथ पूरी तरह से हील कर देता है और आईवी रोने लगती है और सोरा को गले लगा लेती है। फिर वो अपने ट्रैप को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार वहाँ कोई चूहा नहीं फंसा था बल्कि एक सांप ट्रैप में फंसा होता है। आईवी सोचती है कि शायद ये सांप भी बेच सकती है, इसलिए उसे वो कपड़े में बंद कर अपने साथ ले जाने लगती है। रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और सोरा भी डर जाता है। जब आईवी उस तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ एक हॉर्स मरा पड़ा है और काफ़ी सारे लोगों की डेड बॉडीज बिखरी हुई है। आईवी ये देखकर डर जाती है और वहाँ से भागते भागते एक नए टाउन में पहुँच जाती है। फिर वो ढूंढने लगती है कि उसे ये सांप कहाँ बेचना चाहिए। तभी वो एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी पूछता है कि तुम्हारे बैग के अंदर क्या है। वो बोलती है कि एक सांप है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इस सांप को किसी बटचर शॉप पे बेचना चाहिए, ना कि यहाँ पे। आईवी बोलती है कि मैं इस सांप को बेचना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। रास्ते में मैंने मरे हुए घोड़े को देखा और काफ़ी सारे लोगों की डेड बॉडीज भी वहाँ पे पड़ी हुई थी। तभी एक आदमी उसके सामने आता है और बोलता है कि मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बताओ जहाँ पर तुमने ये सब देखा है, और अगर तुम्हारी बातें सच निकली तो तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा। आईवी उसको सारी बात बता देती है और फिर वो आदमी अपने साथियों को उस तरफ जाने के लिए बोलता है। आईवी को एक कार्ड दिया जाता है और बोला जाता है कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही निकली तो ये कार्ड यहाँ पर लेकर वापस आ जाना और हम तुम्हें बहुत सारे रिवॉर्ड देंगे। फिर आईवी एक शॉप पर चली जाती है जहाँ पर ओनर उसे देखकर हैरान होता है, क्योंकि जिस सांप को उसने पकड़ रखा होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होता है। शॉप का ओनर आईवी को अच्छे पैसे दे देता है और बोलता है कि अगर अगली बार तुमने कोई सांप पकड़ा तो यहाँ पर आ जाना। काम खत्म होने के बाद वो वापस टाउन के अंदर चली जाती है। तभी फिर से वही आदमी उनके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही थी, तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। एक्चुअली एक मॉन्स्टर है जिसने हमारे एडवेंचर ग्रुप को मार दिया है। फिर आईवी अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने के लिए जाती है। वो उसी कार्ड को वापस से दिखाती है और उसको काफ़ी सारे पैसे दे दिए जाते हैं। उसको इतने पैसे मिल जाते हैं कि अब उसे हंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए आईवी डिसाइड करती है कि वो फिर से हंटिंग करेगी, लेकिन इस बार उसका ट्रैप टूट जाता है। तभी वो डिसाइड करती है कि वो अपने ट्रैप को ठीक करेगी। लेकिन यहाँ पे सोरा दूसरी तरफ भाग के कहीं जा रहा होता है। तभी वो देखती है कि सोरा एक मैजिकल मॉन्स्टर के पास उसे ले आया है। वो मैजिकल मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरह से घायल होता है और वो मरने ही वाला होता है। आईवी डिसाइड करती है कि उससे उसकी मदद करनी होगी। वो बुक में देखने लगती है कि उसकी कैसे मदद कर सकती है, लेकिन उसे बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता।
वो मॉन्स्टर आईवी से डर रहा होता है। आईवी उसके पास जाती है और बोलती है कि चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारी तरह डर रही थी। एक बार मुझे लगा था कि मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तभी सोरा अपने शरीर को इतना बड़ा कर लेता है कि उस पूरे मैजिकल मॉन्स्टर को घेर लेता है और उसे हील करने लगता है। आईवी को इस पर यकीन नहीं हो रहा था कि सोरा लगातार इतना पावरफुल बन गया है कि वो अपने शरीर को इतना बड़ा बना सकता है। फिर वो वेट करने लगती है जब तक सोरा उस मॉन्स्टर को हील ना कर दे। सोरा उस मॉन्स्टर को हील करने के बाद आईवी के पास आ जाता है और तभी वो मॉन्स्टर उनके पास आने लगता है। आईवी को लगता है कि वो मॉन्स्टर उन पर अटैक ना कर दे, लेकिन वो मॉन्स्टर उन पर अटैक नहीं करता है बल्कि अपना प्यार दिखाने लगता है। आईवी बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिल चुका है। फिर आईवी डिसाइड करती है कि उसका नाम सील रखेगी। और इसी के साथ वीडियो का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।